हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में बच्चों बेयर्स रिएजेंट का क्या फंक्शन होता है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि काफ़ी बार क्वेश्चंस आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बेयर्स रिएजेंट के ऊपर आता है और बच्चे बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पे रेसमिक प्रोडक्ट बनेगा, कहाँ पे मीज़ो प्रोडक्ट बनेगा। तो उसके लिए एक बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक्स में लेके आई हूँ, जिसके हिसाब से आप बहुत ही आसानी से किसी भी क्वेश्चन के अंदर प्रोडक्ट का नेचर डिसाइड कर सकते हैं। इसी तरह से आज के इस लेक्चर में बच्चों ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस एज वेल एज रिडक्टिव ओजोनोलिसिस का भी मैं बहुत ही सिंपल सा ट्रिक लेके आई हूँ। और तीसरा यहाँ पे हम बात करेंगे कि पोटेशियम परमैंगनेट अगर एसिडिक मीडियम के अंदर किसी भी एल्कीन के साथ रिएक्शन करता है तो किस तरह का प्रोडक्ट बना के देता है, उसके ऊपर भी हमारा पूरा डिस्कशन होगा आज के इस लेक्चर में। तो सबसे पहले बच्चों बेयर्स रिएजेंट क्या है और बेयर्स रिएजेंट का फंक्शन क्या है, ये ध्यान में रखिएगा। तो बेयर्स रिएजेंट बच्चों यहाँ पे क्या होता है, बेयर्स रिएजेंट इज 1% कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 सोल्यूशन। मतलब यहाँ पे KMnO4 का जो सोल्यूशन है, अगर ये एल्कलाइन एज वेल एज कोल्ड कंडीशन में है, मतलब एग्जैक्ट अगर मैं टेम्परेचर की बात करूँ तो ये अराउंड 0 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन्ड होता है। और अगर ये बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट है, 1% मतलब काफ़ी डाइल्यूट सोल्यूशन है, तो 1% डाइल्यूट कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 सोल्यूशन को ही हम क्या कहते हैं बच्चों, बेयर्स रिएजेंट कहते हैं। बेयर्स रिएजेंट का काम क्या होता है, जो हमारे एल्कीन हैं, जैसे सपोज हमारे पास डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के अबाउट डबल बॉन्ड है, ये क्या करता है, पाई बॉन्ड को ब्रेक करेगा और पाई बॉन्ड के ब्रेक करने के बाद इन दोनों कार्बन के अक्रॉस एक एक OH ग्रुप को सेम साइड में ऐड कर देता है। सेम साइड एडिशन को हम क्या कहते हैं बच्चों, सिन एडिशन कहते हैं। तो बेसिकली बेयर्स रिएजेंट का काम क्या है, सिन एडिशन करना। और किस ग्रुप का एडिशन करना बच्चों, OH ग्रुप का एडिशन करना। तो OH ग्रुप यहाँ पे दो दो हैं, दो ग्रुप को ऐड कर रहा है, 2 OH ग्रुप को ऐड कर रहा है। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, इसको कहेंगे डाईहाइड्रोक्सिलेशन। मतलब दो दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप को क्या कर रहा है बच्चों, ये ऐड कर रहा है। और सिंस ये सेम साइड ऐड कर रहा है तो हम इसको कहेंगे सिन डाईहाइड्रोक्सिलेशन टेक्स प्लेस इन दिस रिएक्शन। मतलब बेयर्स रिएजेंट का काम होता है डाईहाइड्रोक्सिलेशन करना सिन मैनर में। अब यहाँ पे बच्चों क्वेश्चंस को समझने से पहले ये दो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, दो वर्ड लिखा है मैंने, एक कार और एक ट्रैम। कार और ट्रैम का क्या मतलब है उसको समझ जाइए पहले। कार के अंदर जो C है ये स्टैंड कर रहा है सिस को लेके। अब ये सिस क्या है बच्चों, सिस एल्कीन है, ठीक है। अगर एल्कीन हमारे दो तरह के होते हैं, एक सिस एल्कीन और एक ट्रांस एल्कीन। सिस एल्कीन हम किसको कहते हैं, जब दो ग्रुप हमारा, जो दो सिमिलर ग्रुप होता है, अगर वो सेम साइड होता है तो उसको सिस कहा जाता है। और जब दो सिमिलर ग्रुप आपका ऑपोजिट साइड होगा तो उसको हम ट्रांस कहते हैं। जैसे अगर मैं ये एल्कीन आपको दूँ तो इस एल्कीन के अंदर बच्चों क्या है, ये जो एल्कीन है हमारा, ये एल्कीन सिस एल्कीन कहलाएगा, क्योंकि दो सेम ग्रुप हमारे क्या है बच्चों, एक दूसरे के सेम साइड है। बट अगर मैं एक और एल्कीन इस तरह का बना दूँ तो यहाँ पे देखिए ये जो दो मिथाइल या फिर दो हाइड्रोजन आप देख पा रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट साइड में हैं, तो हम इनको क्या कहेंगे, ट्रांस एल्कीन कहेंगे। तो बेसिकली एल्कीन का नेचर क्या हो सकता है, ये सिस भी हो सकता है और ट्रांस भी हो सकता है। सबसे पहला जो वर्ड हमारा कार है वो क्या है, यहाँ पे एल्कीन अगर सिस है और उसमें अगर आप एडिशन एंटी कर रहे हो, एंटी एडिशन, तो हमें जाके प्रोडक्ट क्या मिलेगा, रेसमिक मिक्सचर मिलेगा। और अगर हमारा एल्केन ट्रांस है और उसमें अगर आप एंटी एडिशन कर रहे हो तो प्रोडक्ट हमारा बच्चों यहाँ पे मीज़ो मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये जो वर्ड है बच्चों, ये एप्लीकेबल है किसके लिए, जब हम एडिशन किस तरह का करेंगे, एंटी करेंगे। मतलब जो एंटी एडिशन होगा, जब ये दोनों ग्रुप अगर ऑपोजिट साइड में एक दूसरे के साथ ऐड होता तो हम उस एडिशन को क्या कहते हैं बच्चों, एंटी एडिशन। तो ये दोनों वर्ड जो होंगे स्विटेबल, ये एंटी एडिशन के केस में होंगे। बट हमें तो यहाँ पे सिन एडिशन की बात करनी है, तो सिन के लिए क्या करना, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। मतलब सिस एल्कीन के केस में मीज़ो बनेगा और ट्रांस एल्कीन के केस में क्या बनेगा बच्चों, रेसमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होगा। अब क्वेश्चन पे डायरेक्टली आ जाते हैं। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन दिया है बच्चों, इसमें क्लियरली आप देख सकते हैं कि ये जो एल्कीन दिया है हमें, ये सिस एल्कीन दिया है, दोनों ग्रुप आपके सेम साइड है
और ये जो हाइड्रोजन यहाँ पे लगा होगा ये भी एक दूसरे के सेम साइड होगा, तो ये हमारा सिस एल्कीन है। अब यहाँ देखो बच्चों, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बेयर्स रिएजेंट के साथ इसका रिएक्शन कर रहे हैं। बेयर्स रिएजेंट का काम क्या होता है, पाई बॉन्ड को तोड़ के दोनों कार्बन पे एक एक OH ग्रुप को लगा देता है, ठीक है। लेकिन प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, प्रोडक्ट आपका रेसमिक बनेगा या मीज़ो बनेगा, और डिपेंड करेगा एल्कीन के ऊपर। एल्कीन किस तरह का एल्कीन है, सिस है या ट्रांस है, उस पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे देखिए बेटा, ये जो हमारा सिस एल्कीन है, उस सिस एल्कीन में बेयर्स रिएजेंट का जब रिएक्शन करेंगे तो क्या प्रोडक्ट हमें मिलेगा, मीज़ो मिलेगा। तो आपको करना बस इतना है बच्चों, मीज़ो को बनाने के लिए जैसे ये पाई बॉन्ड को हम तोड़ेंगे, दोनों कार्बन पे सेम साइड में OH लगा दो, या तो दोनों को आप सॉलिड वेज पे लगा दो, या दोनों को आप किस में लगा सकते हो, दोनों को आप डैश में लगा सकते हो। तो यहाँ पे बच्चों ये जो प्रोडक्ट यहाँ पे बना है, हम इसको मीज़ो कहेंगे। ये मीज़ो प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले मीज़ो का मतलब समझ जाइए। मीज़ो मॉलिक्यूल हम किसको कहते हैं बच्चों, अगर आपके पास एक मॉलिक्यूल है जिसमें मिनिमम 2 कार्बन आपके कायरल हैं और साथ साथ में मॉलिक्यूल के पास एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और उस प्लेन ऑफ सिमेट्री के अबाउट मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर दिया जा सकता हो, उसको मीज़ो कहेंगे। तो आप देखिए ये जो प्रोडक्ट बना है बच्चों, इसमें ये कार्बन हमारा कायरल है, क्योंकि इस कार्बन पे एक OH ग्रुप है, एक आपका यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, एक ये लेफ्ट वाला ग्रुप और एक नीचे वाला ग्रुप जिस पे OH लगा हुआ है। चारों ग्रुप आपके अलग अलग है। इवन ये कार्बन भी हमारा बच्चों क्या है, कायरल है। इसी तरह से बात करो तो यहाँ पे भी देखिए ये दोनों कार्बन हमारे कायरल है, दोनों प्रोडक्ट हमारा सेम ही प्रोडक्ट आपका रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बेसिकली इस प्रोडक्ट के अंदर दोनों कार्बन हमारे कायरल हैं, और साथ साथ में मॉलिक्यूल के अंदर इस प्लेन के अबाउट में मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हाफ में कट कर सकती हूँ। मतलब अपर हाफ और लोअर हाफ आपका क्या है बच्चों, आइडेंटिकल है। मतलब ये जो प्लेन है हमारा, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें 2 कायरल कार्बन मिनिमम हो, 2 से ज़्यादा हो सकता है बट मिनिमम 2 कार्बन हमारे कायरल कार्बन हो, और उसके अंदर एक प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, तो हम उसको मीज़ो फॉर्म कह देते हैं। तो यहाँ पे बच्चों हमारा प्रोडक्ट क्या बना है, मीज़ो बना है। किस केस में, जब एल्कीन हमारा कैसा होगा, सिस एल्कीन होगा। अगर एंटी एडिशन किया जाता तो यहाँ पे क्या बनता, रेसमिक बनता। लेकिन अगर हम सिन एडिशन कर रहे हैं तो सिस से क्या बनेगा, मीज़ो बनेगा। नाउ इसी तरह से बच्चों इस एल्कीन की बात कर लीजिए, तो इसमें भी देखिए बच्चों क्या है, ये जो एल्कीन हमें दिया है दिस इज सिस एल्कीन, दोनों मिथाइल ग्रुप हमारे क्या है, सेम साइड है। ये एल्कीन सिमिलर टू दिस एल्कीन है। अब यहाँ पे भी क्या होगा, अगर बेयर्स रिएजेंट के साथ आप रिएक्शन करा रहे हैं तो सिस एल्कीन आपका क्या बना के देगा बच्चों, मीज़ो बना के देगा। तो मीज़ो के लिए क्या करना है आपको, देखो जिन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है उन बॉन्ड को क्या कीजिएगा आप लोग, सबसे पहले ब्रेक कर दीजिएगा। और जैसे ही ब्रेक करेंगे इस कार्बन पे भी एक OH लगाना है, इस कार्बन पे भी एक OH लगा देना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए बच्चों, जिस कार्बन पे OH लगाया है उस कार्बन पे एक ग्रुप पहले से कौन सा था, हाइड्रोजन था। तो बेसिकली ये दोनों जो कार्बन है जिस पे हमने OH लगाया है, ये दोनों कार्बन अब कायरल हो चुका है। तो अगर मैं इसको फिशर प्रोजेक्शन में लिखूं तो मैं क्या लिखूंगी, देखिए ये दोनों जो कार्बन है इस पे एक OH और एक H आ चुका है। इसी तरह से इस कार्बन के ऊपर भी एक OH और एक H आ चुका है, ठीक है। और इसको मैंने इस तरह से लिखा है कि इस मॉलिक्यूल के अंदर 2 कायरल कार्बन भी आ चुका है, और साथ साथ में ये एक प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है, जिसके अबाउट मॉलिक्यूल अपर हाफ और लोअर हाफ आइडेंटिकल में स्प्लिट हो जाएगा। मतलब ये हमारा कौन सा फॉर्म है बच्चों, मीज़ो फॉर्म है। 2 कायरल कार्बन भी है और साथ साथ में प्लेन ऑफ सिमेट्री भी आ चुकी है। तो इसका मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट हमने क्या बनाया है, मीज़ो प्रोडक्ट बनाया है। नेक्स्ट अगर बात करें बच्चों हम ट्रांस एल्कीन की, तो ट्रांस एल्कीन के अंदर देखिए क्या होगा, ट्रांस के अंदर क्या होगा, देखिए अगर एंटी एडिशन होता तो ट्रांस के अंदर मीज़ो बनता, लेकिन सिन एडिशन के केस में मैंने क्या कहा, जस्ट रिवर्स कर देना। मतलब ट्रांस एल्कीन के अंदर अगर हम सिन एडिशन करते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, रेसमिक बनेगा। और रेसमिक मिक्सचर हम क्या कहते हैं बच्चों, ये ध्यान में रखिएगा। रेसमिक मिक्सचर बेसिकली क्या होता है, रेसमिक मिक्सचर is equal molar ratio of an enantiomeric pair
पेयर के इक्वल मोल का जो रेशियो होता है, मतलब इक्वल मोल, अगर आपके पास एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें एनांशियोमेरिक पेयर है और भी इक्वल मोल में है, 1:1 रेशियो में है, तो हम जाके उसको क्या कहेंगे बच्चों, रेसमिक मिक्सचर कहेंगे। अब एनांशियोमेरिक पेयर पहली बात होता क्या है बच्चों, तो देखिए जैसे सपोज आपके पास दो मॉलिक्यूल है, एक सिंपल सा एग्जांपल लेके मैं आपको समझा देती हूँ। एनांशियोमेरिक पेयर का मतलब क्या है बच्चों, जैसे मान के चलिए आपके पास एक मॉलिक्यूल है कुछ इस तरह का। अब ये जो मॉलिक्यूल है बच्चों, इसमें आप देख सकते हैं कि ये कार्बन हमारा क्या है, कायरल कार्बन है, तो ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है। अगर मॉलिक्यूल में सिर्फ एक ही कार्बन आपका कायरल होता है बच्चों, तो मॉलिक्यूल हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होता है। अगर एक से ज़्यादा कार्बन कायरल है ना, तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है या सेंटर ऑफ सिमेट्री मौजूद है, तो हम कहेंगे कि मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव है। और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है या सेंटर ऑफ सिमेट्री मॉलिक्यूल में नहीं है या दोनों ही एब्सेंट है, तो हम कहेंगे कि बच्चों यहाँ पे मॉलिक्यूल हमारा क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव का कंडीशन बस इतना ही है बच्चों। ऑप्टिकली एक्टिव हम तब कहते हैं जब मॉलिक्यूल के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड प्लेन ऑफ सिमेट्री दोनों ही क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं। अगर दोनों में से कोई एक भी प्रेजेंट हो जाए ना, तो मॉलिक्यूल कभी भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं कहलाएगा, दोनों ही एब्सेंट होनी चाहिए। और अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या सेंटर ऑफ सिमेट्री के जगह पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या दोनों में से कोई एक भी प्रेजेंट है, तो मॉलिक्यूल आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव कहलाता है। तो ये चीज़ें हैं जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं ऑर्गेनिक के, ये सभी बच्चों को आना चाहिए। तो यहाँ देखो बच्चों, हमने क्या कहा कि ये जो हमारा मॉलिक्यूल है, लेट अस से इस मॉलिक्यूल के अंदर एक ही कार्बन हमारा कायरल है। अगर एक ही कार्बन बच्चों कायरल होगा ना, तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि वो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव ही कहलाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव ही कहलाएगा। अब यहाँ पे देखो, ये कार्बन हमारा क्या है बच्चों, कायरल है। अगर मैं इस मॉलिक्यूल के मिरर इमेज को ले लूँ, इसी मॉलिक्यूल का अगर मिरर के अंदर इसका इमेज बनाऊँ, तो कुछ ऐसा बनेगा हमें। अब बच्चों यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा A है और ये जो हमारा B है, दोनों के मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है। दोनों के बीच में रिलेशन कैसा है, मिरर इमेज जैसा रिलेशन है। और अगर मैं B को उठा के एग्जैक्टली A पे सुपर इम्पोज करना चाहूँगी, तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनके मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम हो, दोनों के बीच में मिरर इमेज जैसा रिलेशन हो, और अगर वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज ना करते हों, हम उन्हीं को क्या कहते हैं, एनांशियोमेरिक पेयर कहते हैं। तो अगर बच्चों सपोज 1 मोल इसका और 1 मोल इसका, दोनों को मिला के मैंने एक मिक्सचर बना दिया, तो हम उसी को क्या कहेंगे, रेसमिक मिक्सचर कहेंगे। बट ये ध्यान में रखना बच्चों, इस रेसमिक मिक्सचर के अंदर इंडिविजुअली अगर बात करूं, तो A मॉलिक्यूल भी ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए और B मॉलिक्यूल भी इंडिविजुअली ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। भले ही ओवरऑल रेसमिक मिक्सचर हमारा क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, लेकिन इंडिविजुअली A मॉलिक्यूल भी ऑप्टिकली एक्टिव हो और B मॉलिक्यूल भी आपका ऑप्टिकली एक्टिव हो। तो इससे पता क्या लगाएंगे, हमें ऐसे प्रोडक्ट बनाने हैं, ऐसे स्ट्रक्चर बनाने हैं जहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री दोनों ही बच्चों क्या हो, एब्सेंट हो। तो देखिए, करना बस इतना है आपको, ठीक है। ये सारा मैंने आप लोगों को बताया है कि एक्चुअल में क्या क्या होता है। बेसिक हमने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में डिस्कस किया, लेकिन यहाँ पे हमें बस ट्रिक के ऊपर ही फोकस करना है बच्चों, कि हम एग्जाम में किस तरह से जल्दी से क्वेश्चंस को अप्रोच कर पाए। तो यहाँ देखिए बच्चों, ये जो एल्कीन है हमारा, ये ट्रांस एल्कीन है। और ट्रांस एल्कीन के केस में मैंने क्या कहा, ट्रांस एल्कीन में रेसमिक बनाना है। और रेसमिक मिक्सचर का मतलब मैंने आप लोगों को यहाँ पे एक एग्जांपल लेके समझा दिया, ठीक है। तो आपको करना बस इतना है बच्चों कि ये जो पाई बॉन्ड है उसको तोड़ दो। जैसे ब्रेक करोगे, इस कार्बन पे भी एक OH लगाना है, इस कार्बन पे भी एक OH लगाना है। बट ये OH आपको हमेशा कैसे लगाने हैं, अपोजिट साइड में लगाने हैं, ठीक है। अपोजिट साइड में लगाने हैं ताकि कभी भी प्लेन ऑफ सिमेट्री आने के चांस ना रह सके, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर बच्चों रहेगा तो इसका मतलब मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। और अभी जस्ट मैंने क्या कहा बच्चों, कि जो एनांशियोमेरिक पेयर होते हैं
उसमें दोनों मॉलिक्यूल अपने आप में इंडिविजुअली ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, तो इसलिए किसी भी तरह का प्लेन ऑफ सिमेट्री दोनों के अंदर नहीं होने चाहिए। तो हमने दोनों OH को क्या किया, एक दूसरे के ऑपोजिट लिख दिया। तो एक तो ये वाला फॉर्म बना दो और दूसरा फॉर्म क्या बना दो, जस्ट इसका मिरर इमेज। ठीक है, तो इन्हीं को हम क्या कहेंगे, रेसमिक मिक्सचर कहेंगे। यही हमारे क्या है बच्चों, इक्वल मोलर रेशियो ऑफ एनांशियोमेरिक पेयर है। तो ये बस ध्यान रखिएगा कि जो हमारा सिन एडिशन होता है, उस सिन एडिशन के अंदर बच्चों अगर सिस एल्कीन है तो रेसमिक बनेगा और ट्रांस एल्कीन है तो मीसो बनेगा। सेकेंड हमारा रिएजेंट है बच्चों ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड जो होता है उसका सेम फंक्शन होता है बेयर्स रिएजेंट जैसा, मतलब इसका भी काम है जैसा कि बेयर्स रिएजेंट का काम है वैसा ही करेगा। अगर एल्कीन आपका सिस है तो सिस एल्कीन के अंदर ये क्या बना के देगा, मीसो बना के देगा। और अगर एल्कीन आपका ट्रांस है तो ट्रांस एल्कीन में क्या बना के देता है, रेसमिक मिक्सचर बना के देता है। तो ध्यान रखिए, अगर किसी भी एल्कीन पे ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड और सोडियम बाइसल्फाइड का कॉम्बिनेशन अगर आप यूज़ करोगे, इसका मिक्सचर यूज़ करोगे रिएक्शन के लिए, तो इसका फंक्शन सेम होता है एज बेयर्स रिएजेंट। तीसरा है बच्चों यहाँ पे रिएजेंट जो काफ़ी बार हमारे एग्जाम्स में आते हैं, हॉट केमनोफोर, या फिर हम केमनोफोर अलॉन्ग विथ हीटिंग हम कह सकते हैं, या केमनोफोर इन एसिडिक मीडियम आप कह सकते हो। इसका जो फंक्शन होता है इट इज सेम एज ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। अब ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस क्या होता है बच्चों, इसको सबसे पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं, फिर हम ऊपर वाले रिएक्शन को अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। तो देखिए ओजोनोलिसिस बच्चों दो तरह के रिएक्शन होते हैं, एक होता है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, एक होता है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। रिएजेंट आपको गौर से देखना है, रिएजेंट को ध्यान में रखना है, क्योंकि रिएजेंट के बेसिस पे ही आप पता लगा पाओगे कि आपका ओजोनोलिसिस किस तरह का हो रहा है केमिकल रिएक्शन में, रिडक्टिव होगा या ऑक्सीडेटिव होगा। तो पहला यहाँ पे देखिए बच्चों, रिडक्टिव के अंदर दो तरह के रिएजेंट आपको एग्जाम में दिए जा सकते हैं। पहला, अगर आपको पहले स्टेप में O3 दिया है और दूसरे स्टेप में जिंक प्लस वाटर दिया है, या फिर आपको पहले स्टेप में O3 दिया है और सेकेंड स्टेप में DMS दिया है, डाईमिथाइल सल्फाइड, जिसका स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे लिखा है, और डाईमिथाइल सल्फाइड के साथ साथ वाटर दिया है, ये दोनों ही कॉम्बिनेशन क्या होते हैं, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस को करवाते हैं। एंड ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस के अंदर क्या होता है, ओजोन हमारा पहले स्टेप में होगा एंड वाटर हमारा सेकेंड स्टेप में होगा, या फिर ओजोन पहले स्टेप में और सेकेंड स्टेप में हाइड्रोजन पेरोक्साइड होगा। तो ध्यान में रखिएगा बच्चों, जो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है और रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है, इनके रिएजेंट आप लोगों को पता होने चाहिए, ताकि आप उसी के बेसिस पे एग्जाम में पता लगा पाओगे। क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको नहीं पूछा जाता है बच्चों मोस्ट ऑफ द टाइम कि ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस आपको करवाना है क्वेश्चन में या रिडक्टिव करवाना है, आपको रिएजेंट को देख के ही पता लगाना पड़ेगा। अब इसका मैं बहुत ही सिंपल तरीका लेके आई हूँ, बहुत ही सिंपल तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे कि प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा। तो देखो बच्चों, यहाँ पे ट्रिक बहुत सिंपल सा है। सबसे पहले ये जो ट्रिक मैंने लिखा है ना, ये ट्रिक किसका होगा, यहाँ पे ये ट्रिक है हमारा रिडक्टिव ओजोनोलिसिस का। वंस अगर रिडक्टिव ओजोनोलिसिस आप समझ गए तो उसके बाद हम ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस पे आएंगे और उसको भी बहुत ही सिंपल तरीके से समझ लेंगे। तो जैसे देखिए यहाँ पे एक एल्कीन दिया है बच्चों, करना बस इतना है हमें, जहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है उस बॉन्ड को तोड़ देना है। जैसे बॉन्ड को ब्रेक करोगे आपको दोनों तरफ क्या करना है, एक एक ऑक्सीजन को ऐड कर देना है। अब देखिए बच्चों, लेफ्ट वाला पोर्शन क्या रहा, लेफ्ट वाला पोर्शन है CH3, कार्बन पे एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड कर रही हूँ मैं। अब ऑक्सीजन की वैलेंसी तो 2 होती है, ठीक है, और कार्बन के भी 2 बॉन्ड टूटे हैं यहाँ पे, हमने तो पाई बॉन्ड को यहाँ पे कम्प्लीटली इस डबल बॉन्ड को तोड़ दिया है। तो डबल बॉन्ड के टूटते ही कार्बन की 2 वैलेंसी फ्री हो गई और ऑक्सीजन की भी वैलेंसी 2 होती है, तो इसलिए इनको क्या करना, डबल बॉन्ड के साथ कनेक्ट कर देना। और राइट वाले प्रोडक्ट की अगर बात करें बच्चों, तो कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन सामने ऐड किया है, फिर से यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दो, क्योंकि ऑक्सीजन की भी वैलेंसी 2 है, कार्बन की भी यहाँ पे वैलेंसी 2 फ्री हो गई है, उनको आपस में डबल बॉन्ड के साथ कनेक्ट कर दो। तो ये जो हमारा प्रोडक्ट बना है बच्चों, ये किसका प्रोडक्ट है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस का प्रोडक्ट है। ठीक है, अब आते हैं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में। तो ऑक्सीडेटिव में बच्चों बस 3 चीज़ें ध्यान में रखनी है। पहला, अगर कोई भी प्रोडक्ट आपका फॉर्मेल्डिहाइड बनता है
तो आप उसको ऑक्सीडाइज कर देना CO2 एंड वाटर में। अगर कोई एल्डिहाइड बनता है अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड, तो आप इस CHO ग्रुप को ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देना। और अगर कोई कीटोन बनता है बच्चों, तो उसका फर्दर ऑक्सीडेशन मत करना। बस यही 3 लाइन आपको ऑक्सीडेटिव के केस में ध्यान में रखने हैं। तो जैसे देखो बच्चों, क्या करेंगे, जो हमारा ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होगा ना, उसका पहला स्टेप तो रिडक्टिव जैसा ही है। पहला स्टेप आपका रिडक्टिव जैसा ही है होगा क्वेश्चन के अंदर, मतलब पाई बॉन्ड को तोड़ के दोनों तरफ ऑक्सीजन जोड़ना है और इस तरह से दोनों प्रोडक्ट को लिख देना है। लेकिन आपका रिएक्शन यहाँ पे ही स्टॉप नहीं होगा बच्चों। यहाँ पे क्या होता है कि ये जो मेरा कंपाउंड यहाँ पे दोनों प्रोडक्ट बना है, उसका नेचर देखो। तो ये प्रोडक्ट हमारा कौन सा है बच्चों, दिस इज फॉर्मल्डिहाइड, इट इज ऑफ द टाइप ऑफ RCHO। तो हमें बस क्या करना है, CHO ग्रुप को किस में रिप्लेस कर देना है, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिप्लेस कर देना है। और ये प्रोडक्ट हमारा कौन सा है बना बच्चों, यहाँ पे HC डबल बॉन्ड OH, दिस इज नथिंग बट फॉर्मल्डिहाइड। और फॉर्मल्डिहाइड के केस में मैंने किस में इसको कन्वर्ट कर दिया, CO2 एंड वाटर के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो ये ध्यान में रखिएगा बच्चों कि अगर आपको ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस दिया है, तो सबसे पहला जो आपको प्रोडक्ट आपको लिखना है पहले स्टेप में, वो तो आपको रिडक्टिव के अकॉर्डिंग ही लिखना है। लेकिन जो भी रिडक्टिव ओजोनोलिसिस वाला प्रोडक्ट बनेगा, उसको फर्दर आपको ऑक्सीडाइज करना है। और किस में करना है, वो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर। अगर फॉर्मल्डिहाइड बना है तो उसको CO2 एंड वाटर में कन्वर्ट कर देना। अगर फॉर्मल्डिहाइड के अलावा कोई और एल्डिहाइड है तो उसको कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट कर देना। और अगर कोई कीटोन बना है तो उसका ऑक्सीडेशन नहीं करना है। अब यहाँ देखिए बच्चों सेकेंड क्वेश्चन को। सेकेंड क्वेश्चन के अंदर लेट से मैंने यहाँ पे बॉन्ड को तोड़ दिया। जैसे बॉन्ड को ब्रेक करूंगी, दोनों तरफ एक एक ऑक्सीजन ऐड किया। ऐड करने के बाद यहाँ पे बच्चों क्या होगा, फिर से आपको वही रूल जो ऊपर बताया था, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बना देना। तो पहला तो प्रोडक्ट बच्चों ये बना CH3CHO, और ये वाला प्रोडक्ट क्या बनेगा, C2H5 C डबल बॉन्ड OH, राइट। ये दो प्रोडक्ट हमारे बन गए। तो रिडक्टिव के अंदर तो बच्चों यहाँ तक ही रिएक्शन रुक जाएगा। लेकिन जब ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस आप करवाओगे, तो ऑक्सीडेटिव के अंदर क्या होगा, ये भी एक एल्डिहाइड है और ये भी एक एल्डिहाइड है। ये दोनों एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट कर देंगे हम, कार्बोक्सिलिक एसिड में। मतलब CHO ग्रुप विल बी रिप्लेस्ड बाय कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये दोनों प्रोडक्ट हमारे रिडक्टिव एंड ऑक्सीडेटिव के केस में बनेंगे। यहाँ पे आ जाइए, रिडक्टिव के अंदर तो कुछ नहीं करना है, सिंपली पाई बॉन्ड को तोड़ो, दोनों तरफ एक एक ऑक्सीजन को जोड़ दो। अगर लेफ्ट वाले ग्रुप की बात करें बच्चों, तो CH3C CH3 और एक ऑक्सीजन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ लगा दिया। और राइट वाले साइड की बात करें तो CH3CH और ऑक्सीजन यहाँ पे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के फॉर्म में मैंने लगा दिया। तो ये प्रोडक्ट देखिए यहाँ पे बच्चों कीटोन बना है, और ये प्रोडक्ट यहाँ पे एल्डिहाइड बना है, अदर देन फॉर्मल्डिहाइड है ये। तो जब ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करवाते हो, तो पहला स्टेप तो बच्चों ऊपर जैसा ही होगा, रिडक्टिव वाला ही होगा। उसके बाद रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में क्या प्रोडक्ट बना है, उसको हमें फर्दर ऑक्सीडाइज करना होगा। तो जो कीटोन बना होता है बच्चों, जैसा कि मैंने ऊपर कहा अभी कि कीटोन के केस में उसका ऑक्सीडेशन नहीं कराना है। तो जो कीटोन बना है उसको तो एज इट इज रख देना है यहाँ पे, मतलब उसमें कोई भी तरह का चेंज नहीं आएगा, उसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा। लेकिन जो एल्डिहाइड यहाँ पे ऊपर में बना था, उस एल्डिहाइड को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो बस इतना ही ध्यान रखना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर बच्चों बीच में डबल बॉन्ड है, दो रिंग के बीच में, यहाँ से तोड़ दीजिए। सिंस मैंने क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको सिर्फ रिडक्टिव ओजोनोलिसिस के बारे में ही पूछा है, तो आप सिंपली क्या करेंगे, इस बॉन्ड को तोड़ देंगे, बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, दोनों तरफ एक एक ऑक्सीजन को लगा दीजिए। तो ऊपर वाला भी जो कार्बन होगा उसके साथ भी ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, नीचे वाला जो कार्बन होगा उसके साथ भी ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। एंड सिंस ये कीटोन है, ये हमारा C डबल बॉन्डों के दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप का चेन लगा हुआ है, तो ये कीटोनिक ग्रुप है। और कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा, इवन इफ अगर आप इसका ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करवाओगे तो भी आपको यही प्रोडक्ट मिलेगा इस केस में। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए बच्चों, 3 जगह पे मैंने पाई बॉन्ड रखा हुआ है, तीनों जगह पे पाई बॉन्ड को तोड़ दीजिए। अगर आप रिडक्टिव ओजोनोलिसिस सपोज आप करवा रहे हो, आपको तीनों जगह पे पाई बॉन्ड को तोड़ देना है और दोनों तरफ आपको एक एक ऑक्सीजन को ऐड कर देना है। तो यहाँ पे कितने प्रोडक्ट बनेंगे, टोटल 4 प्रोडक्ट। सबसे पहला प्रोडक्ट ये बनेगा बच्चों, विच इज CH3CHO।
कार्बन ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड के साथ कनेक्ट करना। दूसरा प्रोडक्ट आपका ये बनेगा बच्चों, जिसमें इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन। तो ये हमारा प्रोडक्ट बना है जिसको हम ग्लाइक्सॉल कहते हैं। दिस इज ग्लाइक्सॉल। इसी तरह से तीसरा प्रोडक्ट आपका बच्चों ये बना है, इसमें देखिए CCH3, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे CH डबल बॉन्ड O, ये प्रोडक्ट बना है। और चौथा प्रोडक्ट हमारा क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड OH, इट इज सेम एज द फर्स्ट प्रोडक्ट। तो इस तरह से 4 प्रोडक्ट हमारे बने हैं। चारों प्रोडक्ट हमने रिडक्टिव ओजोनोलिसिस वाले ले रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें बच्चों, तो यहाँ पे भी देखिए क्या है, यहाँ पे हमें देख सकते हैं कि यहाँ पे टोटल 3 बॉन्ड है। तीनों बॉन्ड को तोड़ दो, हर तरफ एक एक ऑक्सीजन को लगा दो। अब देखो पहला प्रोडक्ट क्या बना बच्चों, पहला प्रोडक्ट हमारा बना है CHH डबल बॉन्ड O, तो ये हमारा पहला प्रोडक्ट बना। दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, कार्बन है, दोनों तरफ एक एक ऑक्सीजन इसका है, दोनों को डबल बॉन्ड के साथ जोड़ दो। तो बेसिकली किसका फॉर्मेशन हुआ, CO2 का। ये वाला जो प्रोडक्ट बनेगा ये भी हमारा CO2 बनेगा, एग्जैक्टली ऐसा ही। और लास्ट वाला प्रोडक्ट हमारा स्टार्टिंग वाले प्रोडक्ट के जैसा ही बनेगा, विच इज़ फॉर्मेल्डिहाइड। तो यहाँ पे 2 फॉर्मेल्डिहाइड के मॉलिक्यूल बने हैं और 2 यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल बने हैं। इसी तरह से बच्चों जैसे हम लोगों ने एल्कीन के केस में रिएक्शन किया ना, हमें अगर अल्काइन के साथ ऑक्सीडेटिव या रिडक्टिव ओजोनोलिसिस आता है तो क्या करना है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, अगर आपको अल्काइन दिया है बच्चों और अगर आपको रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराने हैं, आपको करना बस इतना है, 2 पाई बॉन्ड को तोड़ दीजिए। जैसे 2 पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ लगा देना। और सिंस 2 बॉन्ड टूटा है, मतलब कार्बन के 2 बॉन्ड आपके फ्री हो चुके हैं एंड ऑक्सीजन की भी वैलेंसी 2 होती है, तो उनके बीच में आपस में क्या कर देना, डबल बॉन्ड को जोड़ देना। तो हमने क्या किया, ट्रिपल बॉन्ड के अंदर 2 पाई बॉन्ड को ब्रेक किया और दोनों पाई बॉन्ड को हटा के एक एक ऑक्सीजन कार्बन के साथ लगा दिया मैंने डबल बॉन्ड के फॉर्म में। अब यहाँ पे अगर बच्चों ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस की बात आती है, तो ऑक्सीडेटिव के अंदर क्या करना है, पहला स्टेप तो यही करना है जो कि रिडक्टिव के अंदर मैंने किया। और जैसे ये प्रोडक्ट आपको बनेगा, उसमें क्या कर देना, बीच वाला बॉन्ड को तोड़ देना। जो 1,2 डाइकीटोन वाला ग्रुप है, 2 कार्बोनिल ग्रुप है, उनके बीच में बॉन्ड को ब्रेक करना। जैसे बॉन्ड को ब्रेक करोगे बच्चों क्या मिलेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O मिलेगा और ये वाला C डबल बॉन्ड O CH3 मिल जाएगा। अब दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी फ्री हो चुकी है ना, उन वैलेंसी को क्या करना बच्चों, OH ग्रुप के साथ सेटिस्फाई कर देना। आपको यहाँ पे प्रोडक्ट पता चल जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे भी करेंगे। सबसे पहले 2 पाई बॉन्ड को तोड़ दीजिए रिडक्टिव के केस में और सिंपली एक एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ लगा दीजिए, आपको प्रोडक्ट पता चल जाएगा। और ऑक्सीडेटिव में क्या करना है, पहले तो यही लिखना है और फिर यहाँ पे बॉन्ड को तोड़ देना दोनों कार्बोनिल ग्रुप के बीच में, और दोनों कार्बन पे क्या करना, एक एक OH ग्रुप को लगा देना। तो इस तरह से बच्चों हम रिडक्टिव एंड ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस के बारे में समझ चुके हैं। एंड लास्ट हम आते हैं ऊपर जो हमने डिस्कस किया था कि केमनोफोर, यहाँ पे जो हीट देने के ऊपर जब हम एल्कीन के साथ रिएक्शन कराते हैं या हॉट केमनोफोर के साथ जब रिएक्शन कराते हैं एल्कीन का, तो इसका फंक्शन बच्चों सेम होता है एज दैट ऑफ ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। तो जो ऑक्सीडेटिव में बताया था ना, वही करना यहाँ पे भी है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे पाई बॉन्ड को तोड़ा, दोनों तरफ ऑक्सीजन लगा दिए। तो पहला स्टेप में हम रिडक्टिव जैसे ही करेंगे, सिंपली पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, दोनों तरफ एक एक ऑक्सीजन लगा देंगे, तो ये प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा बच्चों। अब दोनों प्रोडक्ट में आप देख सकते हैं कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड है। तो एल्डिहाइड ग्रुप को हमें किस में कन्वर्ट करवा देना है बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड में। अभी बताया था मैंने, फॉर्मेल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट किया जाता है, CO2 एंड वाटर में, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस के केस में। अगर इसके अलावा कोई और एल्डिहाइड है तो इसको कन्वर्ट करवा देना है कार्बोक्सिलिक एसिड में। और अगर कोई कीटोन है बच्चों, तो कीटोन का कन्वर्जन क्या करना है, नहीं करना है। तो पहले वाले केस में दोनों ही प्रोडक्ट हमारे क्या है, एल्डिहाइड है, तो दोनों प्रोडक्ट को हमने क्या किया, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करा दिया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, साइक्लोहेक्सीन है, यहाँ से बॉन्ड टूटा, दोनों तरफ एक एक ऑक्सीजन लगा दिया मैंने। तो यहाँ देखिए, एक
इस कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन तो था ही, तो बेसिकली ये ग्रुप भी एल्डिहाइड में कन्वर्ट हुआ, ये भी एल्डिहाइड में। तो एल्डिहाइड को हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एल्डिहाइड को कन्वर्ट करवा देना पड़ेगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो दिस CHO ग्रुप विल बी रिप्लेस्ड बाय विच ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। इसी तरह से यहाँ पे ये जो हमारा एल्कीन है, यहाँ पे दोनों तरफ पाई बॉन्ड को तोड़ो, जैसे ब्रेक करोगे लेफ्ट वाला तो हमें कीटोन मिलेगा बच्चों। कीटोन को एज इट इज़ रहने देना है, इसको फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं करना है। लेकिन जो राइट वाला प्रोडक्ट है बच्चों, ये हमारा एल्डिहाइड है, तो इस एल्डिहाइड के अंदर हमें क्या कर देना है, उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होने देना है। तो हम इस रिएक्शन का जब KMnO4 हीट के साथ करेंगे रिएक्शन, तो आपको प्रोडक्ट एक्चुअली में लिखना क्या है, आपको पहला प्रोडक्ट तो कीटोन मिलेगा, ठीक है, लेकिन दूसरा प्रोडक्ट आपको ये लिखना है बच्चों CH3COOH। इनिशियली ये बना होगा, लेकिन ये फर्दर ऑक्सीडाइज होकर किस में कन्वर्ट हो गया होगा, इस कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। इसी तरह से बच्चों एक और क्वेश्चन देखिए, जैसे सपोज ये हमारा एल्कीन है, यहाँ पे बॉन्ड तोड़ा, दोनों तरफ एक एक ऑक्सीजन। इनिशियल वाला जो हमारा प्रोडक्ट है वो कौन सा है, फॉर्मेल्डिहाइड। तो फॉर्मेल्डिहाइड को मैंने क्या कहा ऊपर, CO2 एंड वाटर में कन्वर्ट करा देना, ठीक है। एंड ये वाला हमारा प्रोडक्ट क्या है बच्चों, एल्डिहाइड है अपार्ट फ्रॉम फॉर्मेल्डिहाइड। तो CHO ग्रुप को किस में रिप्लेस कर देना, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के अंदर। तो इस तरह से बच्चों आज के इस लेक्चर के अंदर क्या हमारा ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होता है, कैसे उसके प्रोडक्ट लिखते हैं, किस तरह के रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होता है, किस तरह के उसके प्रोडक्ट लिखते हैं, कब आपको मीज़ो प्रोडक्ट बनाना है, कब आपको रस्मिक मिक्सचर बनाना है, सिन एडिशन क्या होता है, बेयर्स रिएजेंट क्या होता है, इन सभी के बारे में हमने आज के इस लेक्चर में डिस्कस किया है बच्चों। और ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है JEE के लिए भी एज वेल एज नीट के लिए भी। इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफ़ी बार आते हैं, तो यही आपको शॉर्टकट मेथड को अप्रोच करके क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बनाना है। तो आई होप बच्चों आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, और अगर आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। एंड जिन व्यूअर्स ने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है, आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को फ्यूचर में और भी वीडियोज़ मिल सकें। थैंक यू वेरी मच।